चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कंबस्शन और फ्लेम के बारे में जानेंगे। मतलब क्या दहन और ज्वाला के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, दहन और ज्वाला अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर से बहुत बड़ी पॉइंट है। इससे संबंधित कई तरह के एग्जाम में क्वेश्चन करी जाती है, जो सारी बातें हम लोग बेसिकली समझेंगे। देखो, दहन सबसे पहले समझते हैं, उसके बाद ज्वाला के बारे में जानेंगे। देखो, दहन को इंग्लिश में कंबस्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंबस्शन कहते हैं। अब दहन का मतलब क्या होता है? जब कोनो पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। मतलब जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जले और प्रकाश और उष्मा दोनों उत्पन्न करे, तब उससे हम लोग क्या बोलते हैं? उससे कहते हैं कंबस्शन, मतलब दहन कहते हैं। जैसे आप देखिए, कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रही है, तब वो क्या उष्मा और प्रकाश उत्पन्न कर रही है। या सल्फर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रही है, तो उष्मा और प्रकाश बना रही है। तो जो पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में, हवा की उपस्थिति में जलता है और जलने के बाद उष्मा और प्रकाश बनाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? दहन कहते हैं, मतलब कंबस्शन कहते हैं। अब एक बात और देखिएगा, जो दहन है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संभव है, लेकिन कुछ ऐसे कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन कर लेते हैं। यानी दहन जो है हवा के बिना भी संभव है, जल सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए, मैग्नीशियम को जब नाइट्रोजन के साथ जलाई जाती है तो बहुत अच्छा से जलता है वो, और जलकर क्या बनाता है? मैग्नीशियम नाइट्राइट बनाता है। क्या बनाता है? मैग्नीशियम नाइट्राइट बनाता है, और साथ में उष्मा और प्रकाश बनाता है। यानी ये कहना उचित नहीं है कि सिर्फ दहन हवा की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, बल्कि दहन हवा की अनुपस्थिति में भी होता है। जब हवा नहीं होता, ऑक्सीजन नहीं होता, तब भी दहन की क्रियाएं होती है। ठीक है ना? तो ये बात याद रखिए। जैसे आप मोमबत्ती देखें, मोमबत्ती को शुद्ध हिंदी में उसका रासायनिक नाम मोमबत्ती का होता है पेंटाकोसेन। मोमबत्ती का सूत्र होता है C25H22। ये क्वेश्चन कर भी सकता है कि मोमबत्ती का सूत्र क्या होता है, मोमबत्ती का रासायनिक नाम क्या होता है। तो मोमबत्ती का रासायनिक नाम पेंटाकोसेन होता है। मोमबत्ती का सूत्र क्या होता है? मतलब पेंटाकोसेन का सूत्र C25H52 होता है। ठीक है ना? देखो, मोमबत्ती जो होती है ना, क्लोरीन की उपस्थिति में जल सकती है। ठीक है ना? तो मोमबत्ती जो होती है क्लोरीन में बहुत अच्छी तरह से जलती है। तो मोमबत्ती जो है वो क्लोरीन की उपस्थिति में जलती है और क्या बनाती है? कार्बन, जो काला काला धुआं निकलता है, वो क्या निकलता है? कार्बन निकलता है, और साथ में वो ज्वाला उत्पन्न करती है, मतलब प्रकाश उत्पन्न करती है, उष्मा भी उत्पन्न करती है। तो देखो, ये जो दो पदार्थ है, मोमबत्ती और ये दोनों क्या है? हवा की अनुपस्थिति में भी जल सकते हैं। कौन? मैग्नीशियम और ये आपका कौन सा? पेंटाकोसेन, मतलब मोमबत्ती। ये दोनों जरूरी नहीं है ये हवा की अनुपस्थिति, ये हवा की उपस्थिति में भी जलेंगे, और हवा जब नहीं होगा तब भी ये जल सकते हैं। ठीक है? अब देखो, तो समझ में आ गया कंबस्शन मतलब दहन किसे कहेंगे? दहन का मतलब होता है ऐसा पदार्थ जो हवा की उपस्थिति में जलकर प्रकाश और उष्मा उत्पन्न करते हैं, उसे दहन कहते हैं। अब देखो, अब दहन में जौन पदार्थ जलता है, जैसे यहाँ पर कार्बन जल रहा है, सल्फर जल रहा है, या मैग्नीशियम जल रहा है, मोमबत्ती जल रहा है, तो ये सब कौन सा पदार्थ है? दहनशील पदार्थ है। ठीक है ना? तो दहनशील पदार्थ, जो पदार्थ हवा की उपस्थिति में जलता है उस पदार्थ को दहनशील पदार्थ कहते हैं, और जो पदार्थ नहीं जलता उसे अदहनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे ईटा, पत्थर, गिट्टी, ये सब जल सकता है क्या? ये सब दहनशील पदार्थ नहीं है, तो इसको हम लोग अदहनशील पदार्थ कहेंगे। और जिसकी उपस्थिति में प्रकाश जलता है उसे दहन का पोषक कहते हैं। जैसे यह पदार्थ जलता है, जैसे कार्बन है, किसकी उपस्थिति में जल रहा है? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में। सल्फर किसकी उपस्थिति में यहाँ पर जल रहा है? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में। यहाँ मैग्नीशियम किसकी उपस्थिति में जल रहा है? तो नाइट्रोजन की उपस्थिति में। और यहाँ मोमबत्ती किसकी उपस्थिति में? क्लोरीन की उपस्थिति में। तो यहाँ पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सब क्या है? दहन के पोषक है। जब तक दहन का पोषक नहीं आएगा तब तक पदार्थ जलने वाला नहीं है। तो दहन का पोषक मतलब जिसकी उपस्थिति में पदार्थ जलता है उसी को हम लोग बोलते हैं दहन का पोषक, और जिसकी उपस्थिति में पदार्थ नहीं जलता उसे दहन का अपोषक कहते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या? तो दहन का अपोषक है। इसकी उपस्थिति में वस्तुएं नहीं जलती है, पदार्थ नहीं जलता है। तो समझ में आ गई दहन का पोषक और दहन का अपोषक किसे कहते हैं। ठीक है? अब देखते हैं, दहन समझ गए। अब फ्लेम की ओर चलते हैं, मतलब ज्वाला की ओर चलते हैं। देखो बुआ, जो भी ज्वलनशील पदार्थ होती है वो सब क्या उत्पन्न करती है? ज्वाला उत्पन्न करती है। जैसे किरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, मोमबत्ती हो गया, लकड़ी उकड़ी हो गया, इस सबको जलाएंगे तो क्या उत्पन्न करेगा? ज्वाला उत्पन्न करेगा। मतलब जितनी भी दहनशील पदार्थ है, जैसे कागज हो गया, चमकील हो गया, इस सबको जलाएंगे तो क्या उत्पन्न करता है? ज्वाला उत्पन्न करता है। तो जितनी भी दहनशील पदार्थ है उनको जलाने पर क्या उत्पन्न होती है? ज्वाला उत्पन्न होती है। और इस ज्वाला में हम लोग मोमबत्ती की ज्वाला समझते हैं। यही आपको जानना आगे कि मोमबत्ती की ज्वाला क्या, इसमें एक्सप्लेन सब सारी बातें जानेंगे। तो ज्वाला समझ में, जब भी दहनशील पदार्थ जलाएंगे तो क्या होगा? ज्वाला उत्पन्न होगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं मोमबत्ती की ज्वाला। अब देखो
है जो मोमबत्ती की ज्वाला है, मोमबत्ती की ज्वाला कहते किसे है? पहले तो आप समझिए कि मोमबत्ती है क्या। तो मोमबत्ती मोम और बत्ती से मिलकर बनी रहती है, और यहाँ जो मोम होती है, मोम एक हाइड्रोकार्बन होता है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना रहता है, ठीक है ना। मोमबत्ती मोम और बत्ती से मिलकर बना हुआ पदार्थ मोमबत्ती कहलाता है। और क्वेश्चन ये भी कर सकता है कि मोम किसे कहते हैं, तो मोम एक हाइड्रोकार्बन है जिसकी उपस्थिति में पदार्थ जलता है। मोम क्या है? मोम एक हाइड्रोकार्बन है जिसकी उपस्थिति में, चाहे मोम एक हाइड्रोकार्बन है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है कौन? मोम। तो मोमबत्ती समझिए, मोमबत्ती जो मोम और बत्ती से मिलकर बना उसे मोमबत्ती कहते हैं। मोम किसे कहेंगे? मोम एक हाइड्रोकार्बन है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना रहता है, ठीक है ना। मोमबत्ती समझ गए। अब मोमबत्ती की ज्वाला समझते हैं। देखो, जब मोमबत्ती को हम लोग जलाते हैं, आग लगाते हैं, तब मोम जो होता है ना पिघलने लगता है। अब पिघल कर ये ऊपर चढ़ेगा, रेशम के सारे का जो बटिया होता है, बटिया, उस बटिया के सारे ऊपर चढ़ेगा और वो वाष्प में बदलेगा। वही वाष्प ऑक्सीजन से संपर्क करके ज्वाला उत्पन्न करता है, जिसे हम लोग मोमबत्ती की ज्वाला कहते हैं। देखो बुआ, कहने का मतलब मोमबत्ती है। अब इस मान लो बत्ती में हम लोग आग लगा दिए, तो बत्ती में आग लगाएंगे तो जो मोमो आपका ये पिघल के रेशम के सारे ऊपर चढ़ेगा और उसका वाष्प बनेगा, वही जल का वाष्प बनाएगा। वो वाष्प बनाएगा तो ऑक्सीजन से संपर्क वाष्प करता है और संपर्क करने के बाद वो जलने लगता है। तो इसको हम लोग कहते हैं मोमबत्ती की ज्वाला। तो जब मोमबत्ती को जलाते हैं तो मोम पिघलने लगता है और रेशम का सार ऊपर चढ़ता है, वही वाष्प ऑक्सीजन से संपर्क करके ज्वाला उत्पन्न करता है, जिसे हम लोग मोमबत्ती की ज्वाला कहते हैं। कैंडल ऑफ फ्लेम बोल सकते हैं इसको, कैंडल ऑफ फ्लेम मोमबत्ती की ज्वाला कहते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गई मोमबत्ती की ज्वाला। अब देखो, मोमबत्ती की ज्वाला के 3 भाग होते हैं। जो मोमबत्ती जलती है ज्वाला की, उसके 3 भाग। कौन कौन सा भाग? तो पहला केंद्रीय मंडल, दूसरा प्रकाशमान मंडल और तीसरा प्रकाशहीन मंडल। सबसे बाहरी भाग जो होता है मोमबत्ती की ज्वाला का, उसको प्रकाशहीन मंडल बोलते हैं। सेकेंड वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? बीच वाले भाग को प्रकाशमान मंडल, और सबसे अंदर वाले भाग को केंद्रीय मंडल, क्योंकि वो केंद्र है, ठीक है ना। तो इस तरह से समझ गए। मोमबत्ती की ज्वाला के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन सा? तो पहला केंद्रीय मंडल, दूसरा प्रकाशमान मंडल और तीसरा क्या? प्रकाशहीन मंडल, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग केंद्रीय मंडल समझते हैं। देखो, केंद्रीय मंडल आंतरिक भाग होता है, सबसे अंदर होता है, ठीक है। इस कारण से इसको बाहर से ऑक्सीजन नहीं मिलता है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होता है। और साथ में इसका जो रंग होता है, देखिएगा जब भी ज्वाला उला जलता है, ज्वाला देखिए, ज्वाला के 3 भाग होते हैं। मोमबत्ती की ज्वाला के मोमबत्ती जला कर देखिए 3 भाग मिलेंगे। तो अंदर वाला भाग जो होता है ना, नीले कलर का आपको दिखाई देगा, उसमें ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है। वहां पर क्या होता है? ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है, और इसी कारण से इसको अदहन का क्षेत्र भी कहा जाता है। आप यहाँ पर दिया सलाई जो तिलिया होता है, आप ले जाइएगा तो यहाँ पर नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि उसको ऑक्सीजन तो मिलता नहीं है। अंदर वाले क्षेत्र में ऑक्सीजन नहीं मिलता, सबसे बाहरी वाली परत में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है। तो यहाँ पर केंद्रीय मंडल जो होता है ना, वो नीले रंग का होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, मतलब यहाँ ऑक्सीजन नहीं मिलता है, क्योंकि बाहर नहीं है, वो अंदर है, अंदर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ठीक है। और साथ में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होने के कारण ये अदहन का क्षेत्र होता है। यहाँ पर जब कोनो सामान ले जाएंगे तो नहीं जलेगा। दिया सलाई जो तिलिया होता है सलाई का, उसको ले आएंगे तो इस केंद्रीय मंडल में नहीं जलता है। तो वही बात है, यहाँ केंद्रीय जो मंडल होता है उसका रंग नीला होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होता है, और इसको अदहन का क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि नहीं जलेगा। यहाँ पर दिया सलाई ले जाते हैं तो नहीं जलता है, ठीक है। तो ये केंद्रीय मंडल है। दूसरा क्या देखते हैं? प्रकाशमान मंडल। देखो, प्रकाशमान मंडल जो होता है, बीच वाले भाग को प्रकाशमान मंडल कहते हैं। इसका जो रंग होता है पीले टाइप का होता है। अभी देखिए तो अंदर वाला जो होता है केंद्रीय मंडल, उसका रंग कैसा होता है? उसका नीला होता है। लेकिन जो बीच वाला भाग है प्रकाशमान मंडल, ये पीले टाइप का होता है। इसका रंग क्या होता है? पीला होता है। और यहाँ पर भी ऑक्सीजन नहीं मिलता है, क्योंकि अंदर है, ये अंदर ऑक्सीजन नहीं मिलता है। यानी यहाँ पर देखी जाए तो प्रकाशमान मंडल में भी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। तो प्रकाशमान मंडल होता है, उसका रंग पीला होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है, मतलब ऑक्सीजन नहीं होता है, ठीक है ना। और तीसरा जो है वो प्रकाशहीन मंडल, ये बाहरी परत है। अब बाहर है तो इसको ऑक्सीजन संपूर्ण मात्रा में मिलती है। तो प्रकाशहीन मंडल जो होता है ना, वहां पर पूर्ण दहन होता है ज्वाला का। मोम का क्या होता है? पूर्ण दहन होता है। क्यों? क्योंकि भारी मात्रा में वहां पर ऑक्सीजन उसको मिलती रहती है, ठीक है ना। तो प्रकाशहीन मंडल देखते हैं, यहाँ पर जो बाहरी वाले परत को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाशहीन मंडल कहते हैं। बाहरी जौन भाग है, ये प्रकाशहीन मंडल में बाहर से ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मिलता है, जिसके कारण से यहाँ पर पूर्ण दहन होता है। किसका? मोम का पूर्ण दहन होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति पाई जाती है, और ये सबसे ज्वाला का गर्म भाग होता है। आप इसको छुएगा ना तो ये आपको क्या करेगा? मतलब जला देगा। तो ज्वाला का सबसे गर्म भाग कौन सा होता है? प्रकाशहीन मंडल। क्यों? क्योंकि बाहर से ऑक्सीजन उसको बहुत ज्यादा मिलते हैं, लेकिन अंदर वाले भाग में ऑक्सीजन नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ये प्रकाशमान मंडल, केंद्रीय मंडल, प्रकाशहीन मंडल, मतलब मोमबत्ती के ज्वाला के प्रकार को आप बेटर से समझ गए होंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक नई टॉपिक को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।